धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश, दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और आजकल बांग्लादेश पर भी फोकस कर रहे हैं। अमेरिका में चुनाव चल रहा है, उस पर भी कुछ अलग से चर्चा कर रहे हैं। और ये सब चीजें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ रोजाना जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत खबरों की करते हैं और सबसे पहले सिलसिला शुरू करते हैं बांग्लादेश का। यहां आज बताया जा रहा है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। रात 8 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि साहब बहुत प्रोग्रेसिव हैं, सब कुछ हैं, लेकिन क्या जो हालात वहां पे बन गए हैं या बिगड़ गए हैं उनको वो कर पाएंगे ठीक? सबसे पहली बात मैं याद दिलाऊं कि प्रधानमंत्री वहां के जो भूतपूर्व हैं, वहीं के सेना ने उन्हें हवाई जहाज दिया था ताकि वो भारत में आ सके। यानी एक इज्जत के साथ आप बाहर जाइए, भले आप सामान लेके जाइए, ना जाइए वो अलग बात है। यानी यह जो व्यवस्था है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वह इस तरह के गड़बड़ियां नहीं चाहता है जिससे कि वहां की बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं उनका नामो निशान मिटा दिया जाए और वास्तव में जनता के लिए, जनता के द्वारा प्रजातंत्र स्थापित हो। यह पूरी कोशिश है। अब ये नए आ रहे हैं, कोई भी ऐसा चेहरा मिल नहीं रहा है इनके। हालांकि ऊपर 6 महीने का वो था, पनिशमेंट था, हालांकि विदेश में थे, दे नहीं सकते थे। रातों रात में या दिन में, एक दिन में कोर्ट में लाया गया, उसको खारिज कर दिया गया, यानी स्वतंत्र हो गए। अब इनको हर तरीके से दिखाया जा रहा है। ठीक है, ग्रामीण बैंक का इन्होंने लोअर स्केल पर खासकर गरीब महिलाओं के लिए बड़ी काम की। हालांकि इनको कहा जाता था कि वापसी करने के लिए बड़े ही कड़क वो थे, हो सकता है ईमानदार हो, लेकिन यह इस व्यवस्था में केवल चेहरा बदल रहे हैं और कुछ खास नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है जनता को कुछ खास मिले, लेकिन अब पहले की जो खालिद जिया वगैरह उनके जो समर्थक है, उनके बेटे हैं, उधर में दूसरी जो पार्टियां हैं जिन पे बैन थी, सबको हटाया जा रहा है, जो जेल में था छोड़ा जा रहा है। वह किस तरफ यह जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन कोई भी मूलभूत परिवर्तन बांग्लादेश में नहीं होने जा रहा है। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि सब कुछ विदेश से हुआ और इसमें सबसे बड़ा रोल बता रहे हैं चाइना का, क्योंकि भारत आने से पहले सीस्ता वाले मुद्दे पर बात करने के लिए शेख हसीना चाइना गई थी। वहां उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिली तो वहां भारत आ गई और उन्होंने यहाँ समझौता कर लिया और बांग्लादेश में जाके बयान भी दिया कि चाइना नहीं, भारत के साथ सीस्ता पर वो आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है पश्चिम और यूरोप भी इसके पीछे है। और जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को लाया जा रहा है क्योंकि पेरिस में टिके हुए थे, तो क्या आपको लगता है जो मैं सोच रहा हूं ठीक है? वो आपकी सोच में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन संदेह ही होता है कि चाइना जनरली इतने छोटे से उसके हिसाब से, उसकी पूंजी के हिसाब से देखें तो तीस्ता रिवर डैम, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और कुछ गांव बसाने का, ठीक है, कुछ कई मिलियन या हो सकता है बिलियन डॉलर तक भी पहुंच जाए। इसके लिए पूरी की पूरी सत्ता परिवर्तन वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक तकरीबन न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करती थी। हाल फिलहाल में भले ही दूसरी बार आई यहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हमारे लिए, इतना बड़ा कदम नहीं लेगा। और अभी के जो हालात लग रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का हाथ ज्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ भी कहना मुश्किल है। अमेरिका चीन एक साथ यहाँ पे दोनों नहीं आ सकते, और अभी की जो हालात जो बदले हैं जो भारत के पक्ष में तो कहीं से जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि चाइना अगर ऐसा ही करता तो वो तालिबान को एक्सेप्ट क्यों कर लेता अफगानिस्तान में? वो पाकिस्तान के अंदर तो वर्तमान सरकार चल रही है, इमरान खान को उखाड़ के आई है और अमेरिका की एक तरीके से पिट्ठू भी है, उसको क्यों एक्सेप्ट कर लेता? क्यों सर? बिल्कुल आप सही अब पकड़े हैं, और यही मेरी भी समझ है। चीन की पूंजी इसमें अंतर नहीं करती है कि कौन है क्या है। चीन के खिलाफ यदि आवाज भी दे दे, लेकिन उसकी पूंजी सही तरीके से वहां लगी पड़ी है और उसको बदले में उसको रिटर्न मिल रहा है। चीन बहुत खुश है। जी, इसे हम अपने पर भी लागू कर सकते हैं। हमारे साथ संबंध कैसे भी हो, लेकिन धंधा बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और भारत में जहां तक कि चीन का माल का है, सर्विसेज का है, डैम बनाना हो, मूर्तियां बनानी हो, राष्ट्रीय एकता प्रतीक के रूप में हो, जो भी हो, उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है। आप चाहें तो सहयोग भी कह सकते हैं। जी,
और सोलर वाला भी सारा सिस्टम मोदी जी वहीं से लाकर लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कह रहे हैं घर घर लगवा देंगे। तो भाई साहब जीएसटी क्यों ले रहे हो? कम से कम लोगों को अगर आपको ये सुविधा देनी है। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका ने वीजा रद्द कर दिया। ब्रिटेन से खबरें आ रही हैं कि वो जाने नहीं देंगे। शेख हसीना क्या आप सऊदी अरब और यूएई जाएंगी? अब शेख हसीना का कोई बहुत महत्व तो नहीं रह गया। हो सकता है जैसे हम देख रहे हैं आजकल कि अपदस्थ होने के बावजूद भी, हटाए जाने के बावजूद भी दूर दराज से फिर ये लोग वापस आते हैं। लेकिन शेख हसीना ने यह क्लियर कर दिया है कि अब वो उम्र की उस हद तक पहुंच चुकी है, जो करना था कर चुकी है। इस तरह से नहीं हटना चाहिए था, लेकिन अब वह राजनीति से संन्यास ले रही है। इंग्लैंड उसके लिए बड़ा अच्छा होता है, अमेरिका में भी होता है, बेटा है कहीं बेटी है, संबंधी सब इनके विदेशों में है। यदि ना मिलता है, ऐसा लगता है कि किसी तकनीकी कारण से, वास्तव में तो पॉलिटिकल ही होगा, किसी न किसी कारणवश से अभी कोई भी देश, अभी जो नई सरकार बन रही है उसके खिलाफ वह साथ नहीं देना चाह रही, चाहे भारत ही क्यों ना। इसलिए आपने जो कहा उसकी संभावना बनती है सऊदी अरबिया या यूएई जा सकते हैं, जो अपने आप को न्यूट्रल, खासकर यूएई न्यूट्रल दिखाता है। इनके पास, इनके बच्चों के पास फॉरेन फंड काफी होंगे, यह किसी देश के ऊपर बोझ नहीं बनेंगी। जी, एक चीज यहाँ पे बताइए, आपने अभी कहा कि वापस लौट सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से अवामी लीग के नेताओं को मारा जा रहा है, जो शेख हसीना के करीबी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, कई मंत्री जेल में डाल दिए गए। कल खबर आई यहाँ का एक मेजर जनरल था, वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। तो मुझे लगता नहीं है कि अवामी लीग वहां पे अब उभर पाएगी कभी भी। मुश्किल है, लेकिन 2 साल 4 साल जो भी लगे, और तथाकथित रूप से यदि निष्पक्ष चुनाव होता है, जिसकी मुझे संभावना नहीं नजर आती है, हो सकता है उनके बेटा या बेटी, उनके संबंधी को फिर से खड़ा हो, और यदि वो जीत जाता है तो वापस इनको बुला सकते हैं। लेकिन संभावना कम है, जो आप कह रहे हैं वह सही लगता है। जी, बिस्तर पर लेटकर खालिदा जिया ने, जो उनके बेटे ने रैली की थी, उसमें संबोधन दिया और कहा कि बांग्लादेश के गलत लोगों से भारत के अच्छे संबंध है, उसको अपनी विदेश नीति पर विचार करना चाहिए। वह अप्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ अपना व्याख्यान दे रही हैं, लेकिन अच्छी भी बातें कर रही हैं। ये लोग हमेशा अच्छी बातें करते हैं। सर्वधर्म समान की बातें की इन्होंने, कहा अल्पसंख्यकों को ना तंग किया जाए, संपत्ति को ना बर्बाद किया जाए, हिंसा से किसी का भला नहीं हुआ, हिंसा खत्म किया जाए। हालांकि हिंसा के कारण ये छुट्टी है, लेकिन उसका ये विरोध करेंगी और इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने दिखाया कि भारत की जो विदेश नीति थी इनके खिलाफ था, उससे वह खुश नहीं है, और इनकी सत्ता आती है, इनके समर्थन में सत्ता आती है, तो निश्चित रूप से भारत के साथ संबंध बहुत बढ़िया नहीं होगा। और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को तो है ही है, इंग्लैंड को है, शायद चीन की भी पूंजी फिर दोबारा बहाल हो जाए। जी, चलिए अब अगली खबरों का रुख करते हैं, और इसमें जो पहली खबर हमारे पास आ रही है वो है श्रीलंका से राजा पक्षे का बेटा प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने जा रहा है। सर, ये होता है यहाँ पे पहलवानों के खिलाफ, लड़की पहलवानों के खिलाफ जो एमपी को नहीं सीट दिया गया भाजपा द्वारा, उनके बेटा को दिया गया। बात एक ही है, वो दोनों खुश हैं। और ये भाग के चले गए थे, पता नहीं कहां कहां से घूमते हुए इंग्लैंड गए थे, जब श्रीलंका की हालत बांग्लादेश जैसी हुई थी, या पहले किसी समय में ग्रीस या अन्य देशों में होता है। ये भी वापस आ गए, उसी पे मैं कह रहा था। और इनके बेटा को चुनाव लड़ने के लिए बातें हो रही है, और यह रनिल विक्रमसिंघे के खिलाफ लड़ेंगे। अभी 39-40 साल के जवान है, हो सकता है जीत भी जाए, क्योंकि ट्रॉट्सकीइट वगैरह जितने हैं, जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं लेकिन है नहीं, वो लोग इनके साथ हैं, तो हो सकता है जीत भी जाए। जी, तो कहना आपका विपक्ष जो है और या दूसरे जो लोग हैं वो विकल्प भी नहीं दे पाते हैं जनता के सामने, वही डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, बीजेपी और कांग्रेस, तो विकल्प ही नहीं है तो आदमी करेगा क्या। अगली खबर नेपाल से आ रही है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया सर, और 4 चीनी समेत 5 लोग फिर मर गए हैं। यहाँ पर ये चल क्या रहा है नेपाल में? ये हेलीकॉप्टर नहीं, बाकी जो हवाई जहाज जो पिछला क्रैश हुआ था, वह तो जो भी था उसमें टेक्निकल गड़बड़ी आई और वह रनवे तक वापस नहीं पहुंच पाया, क्योंकि रनवे जो है वह आगे पीछे खाई है, बाएं दाएं पहाड़ियां हैं, इसलिए मौका नहीं मिलता जहाज को लास्ट मोमेंट तक स्टेबलाइज कर पाए। जैसा कि आप पालम एयरपोर्ट हमारे दिल्ली में जाए तो बहुत दूर से पायलट अपना वो अप्रोच बनाता है, वहां पे नहीं बन पाता है, काठमांडू में मुश्किल है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर का वो उड़ने के 3 या 4 मिनट बाद ही उसका संपर्क खत्म हो गया, और बाद में उसकी पूरा मिला। एक पायलट था और 4 जो चीनी थे वो बेसिकली टूरिस्ट थे और घूमने आए थे, जो सब गायब हो गए। तो जहां तक यही बात है कि हम लोग यदि नेपाल जाते हैं तो इस तरह की जहाजों में या हेलीकॉप्टर में लगता है कि जो इनका टेरैन है, यानी जो धरती है, वह तो ठीक नहीं है,
जो एयर सेफ्टी के लिए जो रेडार वगैरह है उसकी भी कमियां है, प्लस मेंटेनेंस अप टू मार्क नहीं आज के जमाने में। जी पर मैं तो एक बात आपसे कहूं मन की, हवाई जो हादसे होते हैं वो फिर भी एक तरीके से चलो ठीक है, इंसान का कुछ तो मिल जाएगा। जो मेट्रो भूमिगत चल रही है, खुदा ना करे कोई जलजला भूकंप ऐसा कुछ आ जाए तो कब्र वहीं बन जाएगी, समाधि वहीं बन जाएगी, कभी कोई बाहर भी नहीं निकलेगा। तो पूरे मेट्रो सिटीज में यदि बड़ा आता है 6, 6.5 या 7 तक का रिक्टर स्केल पर, यदि आप जलजला भूकंप को ही कह रहे हैं ना, जी तो जी। वो आ जाता है तो भयानक तबाही होगी। अब हम मेरे ही ऊपर यहाँ पे 7-8 मंजिला घर है, हालांकि कहते हैं कि डीडीए का है, उस तरीके से बनाया गया है कि भूकंप को झेले, जो प्राइवेट उसमें नहीं होता है, जो प्राइवेट कंपनियां बना रही है। हालांकि आजकल बड़ा स्ट्रिक्ट है कहने के लिए, लेकिन पैसे देके बिल्डर्स उसका कुछ भी कर सकते हैं। और अंदर में भी नीचे में भी वो कार पार्किंग पहला दूसरा तीसरा नीचे होता है, तो नेचुरली मरने के पहले हम कितने भी अपने गॉड को याद कर ले, बचने की संभावना बहुत कम है। जी चलिए खैर, खुदा ना करे ऐसा कुछ हो और सब लोग खुश खुर्रम रहें और तमाम चीजें बेहतर रहें। अगली खबर आ रही है फ्रांस से। यहाँ का जो रेल नेटवर्क ध्वस्त हो गया था पेरिस ओलंपिक की शुरुआत में, अब बताया जा रहा है कि उसकी जांच के लिए एफबीआई की ओर देख रही है फ्रांस की सरकार। असल में अमेरिकी एक नेट है, जैसे हम जैसे KK.gmail होता है या आपका .yahoo.com होता है, वहां का एक नेट है, वह ये करके है riseup.net, यूएस का ही है। और वह अपने जितने भी लोग हैं उसके जो सब्सक्राइबर हैं उनकी जो निजतापन है यानी इंडिविजुअलिज्म है उनको छुपा कर रखता, नहीं बताता है। वहां से कोई मेल आया था किसी लेफ्टिस्ट का, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट जो फ्रांस का है, इसी का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के किसी हिस्से से इतना पता चल पाया है फ्रांसीसी सरकार को या पुलिस को, कि आया था कि कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, और पूंजीवाद से जो शोषण हो रहा जनता का, उसके खिलाफ हर कार्रवाई करे, यहां आग लगाए वो करे, और इस रेल ट्रैक का जितना भी उसमें गड़बड़ियां करे। और इन लोगों ने उसके कंपनी को भेजा, कंपनी कोई जवाब ही नहीं देती, यह नहीं कहते कंपनी बताएं जवाब नहीं देती है। इसलिए अब लोग एफबीआई के पास पहुंचे कि भाई आप ये पता करके बता सकते हैं कि किसने किया है। एफबीआई भी इसमें कोई जवाब देगी कि नहीं, कोई कार्रवाई करेगी नहीं, बड़ा मुश्किल है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हो सकता है छुप के पता करने की कोशिश करें, उनको बताया कि फ्रांस के कौन से लोग हैं जो लेफ्टिस्ट है, यानी इसमें वो जो विदेश से आके सेटलर्स हैं या विदेशी ताकत है उसकी संभावनाएं, या जो इनसे गुस्से है सरकार उनकी संभावनाएं कम है। हालांकि मुझे भी नहीं पता है कि फ्रांस में ऐसे कौन से एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं जो कि इस तरह के युद्ध शुरू कर रहे हैं पूंजीवाद के खिलाफ, जिसका कोई हल नहीं निकलने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। जी चलिए अगली खबर है जर्मनी से। यहाँ पर फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के घर पर पहुंच गए पर्यावरण प्रेमी और वहां पर तोड़फोड़ मचा दी। ये कहते हैं, ये जो पर्यावरण प्रेमी है जर्मनी के, कहते हैं कि इन्होंने ऑक्सफैम का डेटा लिया है, वो एनजीओ है अमेरिका ही का शायद है, और उसने कहा है कि 1% जनता जो है, जो धनी है पूरे विश्व भर में, उतना पर्यावरण गंदा करती है, यानी कार्बन एमिशन करती है, जैसे एसी हो, हवाई जहाज से आ जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियां चल रही हो वगैरह वगैरह, जितना हमारे इससे 75% लोग करते हैं। आधा से अधिक तो गंदगी वही करते हैं, 2/3 जितना हम लोग मिले करते उतना वो करते हैं। इसलिए इनका नारा है ईट द रिच, यानी धनियों को खाओ, मतलब उनकी जो संपत्ति उसको खाओ, टीच देम पर्यावरण के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, और उनको करना पड़ेगा। तो मेसी ने वहां का कई मिलियन लगा के उस आइलैंड में एक जो मैंसन खरीदा है, जिसमें स्विमिंग पूल तो साधारण सी चीज है, सिनेमा हॉल है, थिएटर है वगैरह वगैरह है, और उससे कारण जो एमिशन हो रहा है, इन्होंने नारा लगाए दिखाए और काला ब्लू लाल ये सब पेंट पुंट करके मैसन पे चले गए, यह दिखाने के लिए कि तुम सबक लो। इसके ऊपर मेसी को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ये लोग स्पेशलाइज्ड हैं, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, कोई हमारे क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, यह पूंजीवाद का एक हिस्सा है। इनको क्लाइमेट से, जनता से कोई लेना देना नहीं है। शायद कुछ कुछ बोल दे तो बात अलग है, लेकिन बाय लार्ज 99% ये लोग दिमाग से खोखले हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तभी तो ये लोग बड़ी आसानी से गुटखे का ऐड कर देते हैं, तभी तो ये लोग रोजाना कहते हैं रम्मी खेलो। कभी इनके अंदर आत्मा होती है? आपको लगता है इन खिलाड़ियों की सबकी बात कर रहा हूं मैं? हाँ, सही बात कर रहे हैं, चाहे फिल्म जगत से हो, खिलाड़ी हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो, इनके अंदर मानवीय आत्मा नहीं है, और जानवर भी नहीं, बल्कि रोबोट है, पैसा पैसा और पैसा और अपनी सुविधाएं, और इन्हीं के कारण जो पूरे देश में एक गंदगी फैलता है, उस तरह का कल्चर फैलता है, और हमारे लोग उसके फैन बनते हैं, फैन क्लब बनाते हैं, जाकर उसका जिंदाबाद का नारा लगाते हैं।
दुर्भाग्य। जी, बिल्कुल सही बात है। और पर्दे के पीछे अगर लोग समझेंगे ना तो शैतान की पूजा करते हैं, तेज आवाज में म्यूजिक बजाना, नाचना। शैतान जितना प्रसन्न होगा उतनी इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, इनके पास पैसा आएगा। कभी जब डीपली जाएंगे तब आप समझ पाएंगे और उस पर हम भी कभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगला अपडेट आपके सामने जो वो आ रहा है, 7 दिन से जो बवाल, हिंसा, दंगे चल रहे हैं ब्रिटेन में, 400 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी तक भी चीजें वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन अदालत ने एक फैसला दे दिया, 3 लोगों को 3 साल की सजा सुना दी है। सर, सजा तो ठीक है। इस पर मैं एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो आगे बढ़ के इस तरह से दक्षिण पंथ के उसमें कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और उनकी 3 साल, केवल 3 साल ही नहीं, उनकी जिंदगी एक तरह से कहें तो बर्बाद हो गई। हो सकता है बीच में छूट जाए, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। भारत की अदालत में तो आपकी जिंदगी पूरी निकल जाएगी, उसमें बेल लो, फिर हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, भागते रहो। सरकारी वकील कहीं ना कहीं आपको ठोकते रहेगा, कुछ करते रहेगा। दूसरी तरफ इनके पक्ष में भी, मतलब जो अभी विरोध कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके विरोध में जो बाहर से शरणार्थी हैं उनके पक्ष में कि वी वेलकम रिफ्यूजीज के भी, उनके भी आ रहे हैं, जिसमें कुछ दक्षिण पंथी भी हैं, वामपंथी भी है, न्यूट्रल भी है, हर तरह के लोग हैं। क्योंकि उनमें कुछ महिलाएं, लड़कियां जाकर रही है कि वो भी उनके पास जाके देखा हमारे ही जैसे हैं। और 1-2 घटना होने का मतलब नहीं कि सब बर्बाद है। हमारे अंदर से जो लोग हैं, हमारे लोग, वो भी तो यही कर रहे हैं। इस तरह की कई घिनौने हरकत वो कर रखे हैं। अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, वहां के जो मेजॉरिटी वाले वही ऐसे हरकतें कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं रुकने वाला है जब तक आप आधार ना खत्म करें। और यह कहते हैं कि एक इजरायली जो बंदा है वहां पे, वह सब जगह करवा रहा है, चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या कई जगहों पे हो, जहां भी इजराइल का जहां विरोध हुआ। जैसे अभी के प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा था कि नेतान्याहू के खिलाफ यदि वारंट इशू करता है आईसीसी, तो हम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर ये सारा कुछ भड़का है कि भाई इतना बोलने की तुम जरूरत कैसे कर रहे हो, इसको वापस लो। और इसीलिए ये लोग हंगामा के पीछे पैसे भी लगा रहे हैं, जनता को भी भड़का रहे हैं, और पूरा का पूरा मीडिया इनके तरफ से काम कर रहा है। जी, बिल्कुल आपने सही बताई वजह, क्योंकि सत्ता बदलते क्यों शुरू हो गया बवाल। संयोग नहीं है, प्रयोग है। एक मौलानाओं की टीम या इमामों की टीम कह सकते हैं, वहां के प्रधानमंत्री से मिली है पूरे हालात को लेकर। हाँ, कई दर्जनों हैं। इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि जिस तरीके से इस्लामोफोबिया हो रहा है या कालों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है या शरणार्थियों के खिलाफ हो रही है, यह अचानक नहीं हुआ है। अभी पैलेस्टीन के खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है गाजा में, उसके कारण जियोनिस्ट रिजीम सब ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रही है। वास्तव में वो लोग हैं जो कि यह दहशत पैदा कर रहे हैं, इस तरह के हंगामा कर रहे हैं, ना कि हम लोग हैं। और यह अभी का नहीं है, इसकी कोशिश की जा रही थी 2 से 2.5 दशक पहले से। हर जगह से मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरह के कानून बनवा के टोरीज ने कर रखा है। तो इसको इमीडिएटली बंद करा जाए और सही कानून बनाया जाए, ताकि जो लोग कर रहे हैं, इनका भी इशारा उसी की तरफ है। टॉमी रॉबिन्सन उसका नाम है, मैं भूल रहा था, जो इजराइल की तरफ से ये काम करते हैं। और उनकी अकेला थोड़ी बंदा, उनकी पूरी की पूरी गिरोह है जो पैसे के साथ इजराइल के साथ, जियोनिस्ट रिजीम के साथ, अमेरिकन और ब्रिटिश इंपेरिज्म के साथ, और जो डीप स्टेट उनके साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं। तो इन लोगों ने जो नारा दिया वो सही है, लेकिन इन लोगों को भी खुद देखना चाहिए कि कहीं से भी किसी भी धर्म का आप यदि बढ़ावा देते हैं, यानी रिलीजियोसिटी बढ़ाते हैं, तो उसका विपक्ष भी खड़ा होएगा और स्टेट आपको लड़वाता है फिर। जी, कुर्स्क में ऐसा क्या हो गया कि पुतिन को यह कहना पड़ रहा है कि यूक्रेन बाज आ जाए वरना। कुर्स्क यह एक राज्य है, मतलब जैसे हमारे यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह वगैरह है, वैसे राज्य है। जो नाम उसका गलत पढ़ दिया, इसका मतलब नहीं, लास्ट में के है, मतलब कुर्स्क। ये चस्क, ये ऐसे रशियन में मुझे भी बड़ा दिक्कत होता है, नाम गलत नहीं है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, आपने बोला वो ठीक है। तो इस पे, इसके ईस्ट में और थोड़ा सा चले जा सटा हुआ, तो खारकोव दिशा में उत्तर में रशिया ने आक्रमण करके करीब 10-15 किलोमीटर अंदर घुसे। और ईस्ट में तो बढ़ ही रहे हैं, हमें मालूम है, पूरा डिटेल यहां नहीं बताऊंगा। हालांकि मेरा वीडियो बाइलाज अंग्रेजी में होता है, यदि देखना चाहे तो देख सकते हैं। कुर्स्क में आज 3रा या 4था दिन हो गया। कहने के लिए शुरुआती दौर में 3000 यूक्रेनियन फोर्सेस घुसी और रशिया का हम रोक लेंगे, लेकिन पीछे से जो सपोर्ट आया वह बड़ा प्लान तरीके से था। कुल मिलाकर 10,000 फोर्सेस हो गए। और रशियन के बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड थे, जो न्यू रिक्रूट्स थे, वो लोग थे। कुछ लोगों ने समर्पण कर दिया डर से, कुछ लोग मार गए, कुछ लोग भाग गए। जब तक रशिया जगता 1-2 दिन हो गया, ये लोग
10 से 12 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं। अब रशियन प्रॉपर फोर्सेस आई हैं और इनकी भी तरह बर्बादी हुई है पूरे रशियन क्षेत्र में, जो कि रशिया का ओल्ड क्षेत्र है, उस पर कोई दावा नहीं है, लेकिन उसमें घुसने का अब पुतिन एंड जो उनके लोग कर रहे हैं कि यह आपने एक तरह से कहें तो टेररिस्ट अटैक है। टेररिस्ट अटैक हो ना हो, या तो युद्ध चल रहा है, आप उसके क्षेत्र में लड़ रहे हैं, वो भी आपके क्षेत्र में कर रहा है। उसको मौका मिला कि चुपके से, इसमें निश्चित रूप से पेंटागन का हाथ है, नेटो का हाथ है, उन्होंने सब करके बताया होगा कि यही जगह है। और एक बड़ी चीज यह है कि रशिया और यूक्रेन से सटा हुआ जो बेलारस है, बेलारस ने अपनी फोर्सेस हटा ली जो यूक्रेन से सटा हुआ था। इन चीजों को थोड़ा समझना होगा, मैं जल्दी खत्म करता हूं। और उसके कारण वहां पे जो यूक्रेनियन फोर्सेस थे वो फ्री होके और वहीं से उस तरफ से होके, है ना, बिल्कुल सटे हुए रहस्य के यहां पे पहुंच के, और ये इन्होंने तबाही की हुई है। हालांकि अभी लग रहा है कि स्टेबलाइज हो गया है और इसमें यूक्रेनियन फोर्सेस के काफी लोग मारे गए हैं, 1500 से अधिक मारे गए हैं, दर्जन से अधिक टैंक मारे गए हैं और बाकी सब किए गए हैं। रशियन की तरफ से तबाही हुई है, तो युद्ध चल रहा है। हाँ, इसमें कहें तो यूक्रेनियन फोर्सेस की सफलता है। जी, तो क्या बेलारस ने गद्दारी कर दी? सीधे के सीधे गद्दारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके यहां बड़ी बातचीत चल रही थी उनके प्रधानमंत्री से और उनके डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर से, अमेरिकन का इधर ब्लिंकेन वगैरह से चल रही थी। और रशिया के साथ जो शुरुआती दौर में था, रशिया ने वहां न्यूक्लियर बॉम्ब भी इनके हाथ हवाले कर दिया, टैक्टिकल छोटे वाला। और इसके बावजूद सब चलने के बाद इधर सडनली इनके बीच में समझौता हुआ और ये जो फोर्सेज अपने यहां से हटाई, जिसके कारण सुमी तो आपको याद होगा, जहां डॉक्टरी पढ़ने के लिए जा रहे थे, वहां से सटे हुए जो यूक्रेनियन फोर्सेज थी हजारों की संख्या में रिलीज हो गई। तो इनडायरेक्टली तो गद्दारी हो ही गई। जी, तो क्या अब पुतिन के लिए बहुत बड़ा वो नहीं हो गया ये कि भैया तुम तो कह रहे थे कि हम यूक्रेन में अंदर वहां तक चले गए हैं, अब तुम्हारे ही यहाँ पे अंदर घुस आए हैं? तो इस लड़ाई के बाद से अभी जो इन्होंने कुर्स्क में इंटर किया है, और ना भी तो कम से कम 12-13 छोटे मोटे बड़े गांव और शहर पर कब्जा कर लिया है, वहां तक पहुंच गए हैं जहां से पूरे यूरोप को गैस का सप्लाई होता था, मीटरिंग यूनिट था, वहां तक पहुंच गया, बंद हो गया है। यूरोप में गैस का दाम बढ़ गया, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया। अभी मिलना कम नहीं हुआ कि उन्होंने दाम बढ़ा दिए, यह तो व्यापार है। तो जहां तक पुतिन की बात है, ये अभी का मैं देख रहा था कि जहां तक ट्रुप्स की बैलेंस की बात करें तो यूक्रेन कम नहीं है, उसने भी धीमे धीमे करके बहुत काफी मात्रा में जमा किया है, जिसमें नेटो के तथाकथित रूप से स्पेशलिस्ट फोर्सेज हैं 10 से 20 हजार हैं और दूसरे अन्य देशों से भी 40 से 50 हजार हैं जो कि इन लोगों ने लगा रखा है। और इसलिए पुतिन के लिए बड़ा मुश्किल है। पुतिन के लिए यही एकमात्र रास्ता है कि अब इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ना कहें, सीधे के सीधे कहें कि हम युद्ध की घोषणा करते हैं, यानी एक जनरल मोबिलाइजेशन करें अपनी सेना बढ़ाने के लिए, नंबर 1, और दूसरे घोषणा करें कि जरूरत पड़ने पर हम मिनी या लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे। यदि है दांत इनके पास तो उसको दिखाएं और इस्तेमाल भी करें, और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो रशिया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इनके सैनिक मारे जा रहे हैं और इनके अंदर में जीतने के बावजूद भी भारी मात्रा में इनके सैनिक में, इनके जनता में, हालांकि इनका कहना है पुतिन का कि हमारे जनता को भड़काने के लिए किया गया है, तो तुम क्या कर रहे हो? जी, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया, क्यों किया ऐसा? वहां पे भी पानी और बिजली की कमी हो रही थी। हालांकि जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बन गए, उनका कहना है कि बारिश ढंग से नहीं हुआ, गर्मी सुखार आ गया और इसलिए हमें पानी की कटौती करना पड़ा, डैम वगैरह सूख गए, इसलिए बिजली की कटौती करना पड़ा, जनता नाराज है। अब वही चेहरा तो बदलना है, इसके पहले कि वहां की जनता बांग्लादेश और श्रीलंका वाली हरकत कर दे, या उसी उन्हीं के कॉन्टिनेंट में जो नाइजीरिया में चल रहा, हमने बात की थी, इन्होंने इस प्रधानमंत्री को हटा के उसी प्रधानमंत्री में जो सोशल इंफॉर्मेशन या सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे उनको प्रधानमंत्री बना दिया। कुछ होने वाला है नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ेगा। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो पहले से ही मंत्री था, बताइए क्या प्रधानमंत्री उसको काम करने से रोक रहा था, या वो प्रधानमंत्री बन के कौन सा ज्यादा काम करने लग जाएगा? खैर, चेहरे बदले गए हैं, आप समझ सकते हैं क्यों बदले गए हैं। अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। NPR और BBS नाम की 2-3 संस्थाएं बताई जा रही है, उन्होंने सर्वे किया और पाया कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो 51% वोट मिलेंगे कमला हैरिस को। कमला हैरिस को टोटालिटी में 51 मिल सकता है। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि कमला हैरिस के पक्ष में कंपेयर टू, मतलब पहले वाले बाइडेन के पक्ष में
जो ब्लैक पॉपुलेशन है वो ज्यादा का ज्यादा उनके तरफ चला गया है। हालांकि व्हाइट पॉपुलेशन में इनके पास जो आया है, यानी ट्रंप के पास है, वो छोटा सा बढ़ा है। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा है, इसके बावजूद ही बढ़ा है कमला हैरिस का। तो टोटालिटी में यदि आज चुनाव हो तो 50 या 51% है, यानी अब ट्रंप पीछे चल रहे हैं। लेकिन अभी इतना ज्यादा का अंतर नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है, बढ़ने वाली है, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हालांकि कमला हैरिस के शुरुआती एक हफ्ते में मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर जो जमा किया था, अब उनके पास आने बंद हो गया। लोग वो देख रहे हैं कि भाई केवल हंस रही, कुछ खास मुद्दों पर तो बात हो नहीं रही है। औरतों के गर्भ पे औरतों का अधिकार है तो सब मानते वो ही बोल रही है। इसके अलावा ना वो यूक्रेन युद्ध को बंद करने की बात कर रही है, ना ही वो प्रो या एंटी इजराइल की बात कर रही है। इसलिए उनका कुछ खास फ्यूचर में नहीं आ रहा है। हालांकि जनता के पास दो दुष्टों के बीच में कुछ ज्यादा है नहीं। मैं दो दुष्ट इंसानों का नाम नहीं ले रहा हूं, डेमोक्रेटिक बनाम रिपब्लिकन। जी, मैं इसे आसान अल्फाज में कह देता हूं, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, चुनना उन्हीं में से किसी को है। खैर, कमला हैरिस की बात करें तो उन्होंने ये भी बयान दिया कि भैया इसराइल के खिलाफ ज्यादा बातें मत करो, ट्रंप जीत जाएगा। ये उन्होंने नजरिया दिया गाजा जंग को लेकर। खैर, अब गाजा की खबरें शुरू करते हैं और पहला अपडेट जो है वो सऊदी अरेबिया से है। बाढ़ आ गई है, यहां पर बुरे हाल है, कारें तक बह रही हैं। क्या इसे हम प्राकृतिक आपदा कहें या इन्होंने व्यवस्था ही ऐसी बना दी है विकास के नाम पर कि सब जगह यही मंजर दिख रहे हैं पूरी दुनिया में? 2.5-3 दशक पहले ये हम लोग सुनते नहीं थे, हमारे दिमाग में था कि रेगिस्तान है, ऊंट चलते हैं। अब तो खैर बहुत प्रगति हो गई है, हमारे देश से ज्यादा प्रगति कर चुके हैं, चाहे हाई राइजिंग बिल्डिंग हो या दूसरी तरह की चीजें हो, रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली, पानी, सब कुछ। ऐसा नहीं कि पानी की कमी है। और यह प्राकृतिक परिवर्तन तो पूरे विश्व में हो रहा है, हमारे देश में भी नजर आ रहा है, दिल्ली में भी नजर आ रहा है। और वहां पे जो इन्होंने बनाया है, जो आर्टिफिशियल बहुत सारी चीजें बनाई है, धरती पर जो दबाव आया है और जिसके कारण बादल, बदली और बारिश ये सब हो रहा है, इस सब का कुल मिला के यह नतीजा है। हालांकि जो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं वह सही मसले पर नहीं लड़ाई लड़ रहे, वो अभी भी कह रहे हैं कि धनियों को लूटो, उनको खाओ, ये करो। एक तरह से कहें तो पुराने जमाने की बात है कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं वह दुष्ट हैं, उनको अपने कंट्रोल में करो। हम कंट्रोल में करने की बात नहीं कर रहे हैं कि उनका आधार जो पूंजी उसको खत्म करो, अपने आप को कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये सऊदी अरेबिया नहीं, पूरे विश्व के लिए समस्या बढ़ रही है। जी, चलिए, दुनिया तबाह भी होनी है, खत्म भी होनी है, प्रलय कयामत भी आनी है, आसार दिख भी रहे हैं, पर डर नहीं रहे हैं लोग। अब ना तौबा करते हैं ना घबराते हैं। अगला अपडेट है ईरानी राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ। जवाब नहीं दिया जा रहा है अभी तक इजराइल को इस्माइल हानिया की मौत को लेकर। लोग सवाल उठाने लगे हैं मसूद पेजेशकिन की भूमिका पर। ये तक कह रहे हैं कि शायद वो खामनाई को भी समझा रहे हैं कि अभी हमला नहीं करना है। यह आ रहा है न्यूज में कि भाई पेजेशियन जो है, अब वह सो कॉल पहले आता था प्रो वेस्ट है, अब उसकी बातें नहीं आ रही है। दूसरी चीज कि मॉडरेट है इसकी तुलना में जो पहले राष्ट्रपति थे। मॉडरेट का क्या मतलब है, भी उस समय लगेगा देखने में कि क्या औरतों को कितना अधिकार देते हैं। लेकिन इन सब का जो आधार है वह यह है कि पैलेस्टीन को, इसमें कोई संदेह नहीं। अब पाकिस्तान भी देखिए तो काफी बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि पैलेस्टीन की स्वतंत्रता के लिए हमें करनी चाहिए, उसकी भी आवाजें आ रही है। अपने जनता को दिखाने के लिए हो, वास्तव में हो, वह बात अलग है। अब यह प्रधानमंत्री यदि जाके अपने रिलीजियस सुप्रीम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह मीडिया में क्यों आ रहा है? यानी क्या इसको बताने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ पुतिन की भी आवाजें आ रही है कि भाई आम जनसंहार नहीं होने चाहिए, जनता को नहीं मारना चाहिए, अमेरिका और बाकी सब ही रहा है। तो यह ईरान के लिए फायदे है कि अभी हम शांति बरकरार रखें और वैसे मौके की तलाश करें जब इजराइल थोड़ा ठंडा पड़ जाए और तब हम एकजुट होकर आक्रमण करें। यदि यह स्ट्रेटेजी है तो ऐसा नहीं कि इजराइल नहीं समझेगा, लेकिन थोड़ा सा मौका जरूर मिलेगा किसी बेमौके पर। और वास्तव में समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। जी, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मिस्र और ब्रिटेन ने एक एडवाइजरी जारी की है अपनी एयरलाइंस को कि भैया ईरान के ऊपर से गुजरने में, लेबनान के ऊपर से गुजरने में थोड़ा परहेज करें, होशियार रहें। अभी ईरान और लेबनान के बीच में जितना भी एयर स्पेस है वह तकरीबन खाली है। इनका सबका फ्लाइंग बंद हो गया। केवल ब्रिटेन और मिस्र नहीं, बाकी देश में नहीं उड़ रहे हैं। यानी ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी चल रही है दोनों तरफ से, खासकर ईरान की तरफ से मिसाइल, यूएवीज और तरह तरह के जो भी वेपन्स हो
जिसमें हुतीज, हिजबुल्लाह और हमास भी अपनी ताकत लगाएगा ग्राउंड पे जितना हो, उसकी तैयारी चल रही है। तो मात्र एडवाइजरी नहीं, वास्तव में हो रहा है। और वहां पे एयर स्पेस सिविल एरोप्लेन के लिए बिल्कुल सेफ नहीं, एडवाइजरी नहीं है तो ऑर्डर होना चाहिए कि मत जाओ। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि इराक में अमेरिका के ठिकाने पर हमला करवा के 7 फौजियों को घायल करके बदले की शुरुआत ईरान ने कर दी है, और अब हिजबुल्लाह से ईरान हमला करवाएगा इजराइल पर। जो लोग कह रहे हैं कि ईरान कुछ नहीं कर रहा है, वो इस ओर भी ध्यान दें। तो ईरान हमला करेगा बाद में, हिजबुल्लाह करेगा पहले? यदि हिजबुल्लाह पहले करता है तो यह पीस मील यानी टुकड़ों टुकड़ों में आक्रमण कर रहा है, यह गलत टेक्निक और गलत स्ट्रेटेजी होगा। टैक्टिकली शॉर्ट टर्म के लिए भले ही कुछ हो, यानी कौशल नीति तत्काल के लिए और रणनीति लंबे समय के लिए। आपने हमास की इतनी पिटाई करवा दी, पूरे गजा को बर्बाद करने दिया। इस बीच जो भी था, बाकी लोगों ने, हिजबुल्लाह जिस कारण से भी हो, पूरी तरह युद्ध में नहीं आया। हालांकि जहां तक यमन की बात है, उसकी फोर्सेस पूरी तरह से कर रही हैं। कल या परसों, कल ही उन्होंने अमेरिकी वॉरशिप्स पर अटैक किए वहां पे, और पता नहीं कितना लगा, एक मर्चेंट नेवी पे भी किया। तो अलग अलग करके यदि इजराइल कोशिश कर रहा है तो इस बीच में यही होगी कि अपना एयर डिफेंस मजबूत कर रहा है। जो रशिया से आ रहा है वह तो न्यूज में आ ही चुका है। और दूसरा ये होगा कि इस तरह के वेपन भेज रहा है जिसमें सुपरसोनिक मिसाइल्स भी हो। हाइपरसोनिक तो भी नहीं पहुंचेगा, सुपरसोनिक मिसाइल्स, चाहे वो क्रूज हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो, वह हिजबुल्लाह के पास पहुंच रहा है। और देखते हैं किस तरफ से शुरुआत होती है। जी, तुर्की के एर्दोगान यानी कि राष्ट्रपति बड़े क्रांतिवीर बन गए, आईसीजे पहुंच गए इजराइल के खिलाफ। हाँ, वो तो कर रहे हैं, वह मतलब बात में के बहुत बड़े बहादुर है, वो हर जगह बोल रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि यदि वास्तव में कर रहे हैं तो भले ही इजराइल कुछ दे ना ले, आर्म्स ऑपरेशंस, खासकर उनकी यूएवीज यानी ड्रोन्स काफी एडवांस मॉडर्न के हैं, बख्तियार या इस टाइप का कुछ नाम है, उसको भेजे वो हुतीज के पास, हिजबुल्लाह के पास। जी, ओआईसी भी कल कुछ नहीं कर पाया खास, बस उसने 2 तरीके की बातें कही हैं कि भैया एक तो तेल बहिष्कार किया जाए, ईरान और पाकिस्तान ने बात उठाई। सऊदी ने कह दिया कि जो इस्माइल हानिया को मारा है वो ईरान की संप्रभुता पर हमला है। हाँ, इन लोगों ने तो बातें खूब की है, और तेल देने की जो कार्रवाई चल रही है कुछ देशों द्वारा, उसको बंद करने की मांग की है। 57 देश यदि वास्तव में बंद कर दें और हर तरह का ट्रेड को यदि खत्म कर दें ये लोग, तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। ये लोग खूब बोल रहे हैं कहने के लिए कि इस्लाम के मतलब करता धरता है, उसके हित को साधते हैं, लेकिन इनमें कोई भी एकता नहीं है। कम से कम इतना तो करें कि जितने अमेरिकी बेस हैं और अपने एयर स्पेस उसको बंद कर दें इजराइल के लिए। जी, क्या आपको लगता है कि ओआईसी में गाजा के हालात पर भी चर्चा होनी चाहिए, और तब होनी ज्यादा जरूरी थी जब वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कैदी जो वहां बंधक हैं फिलिस्तीन के, उनके साथ किस तरीके का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है? कोई चर्चा उस पर नहीं हुई। बहुत जघन्य अपराध है यह तो। मतलब कैदी बना के आप इस तरह से उसका मोरल डाउन करने के लिए, अपने लस्ट को यानी प्यास बुझाने के लिए वहशीपन कर रहे हैं, और वीडियो में आ गया है, और वीडियो अलग लेके जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो ओआईसी क्या है, तो पूरे दुनिया भर के सत्ता को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और जो भी संभव है करना चाहिए, चाहे वो हमारी औरत हो या किसी और देश की हो। और खासकर आपने उस पीड़िता को पकड़ रखा है, जेल में बंद कर रखा है, और उसके बाद से ये काम कर रहे हैं, और उसके आंख के ऊपर पट्टी बांध के कर रहे हैं ताकि जनता को ये ना पता चले या उसको ये ना पता चले कि बाद में मुझे पहचान ले। बहुत ही विभत्स घटना है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया सब अपनी चींपो करने में लगी है, चाऊ माऊ करने में लगी हुई है, क्योंकि जो मर रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, वो ही जान रहे हैं इन चीजों को। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।